हाय, मेरा नाम है सुड। रेडियो सिटी पर मैं शाम का शो डबल डेकर होस्ट करता हूं और मेरे प्रोफेशन की वजह से कई बार मुझे बहुत सारे फील्ड्स के एक्सपर्ट से बहुत सारी चीजें जानने का मौका मिलता है और वो सारे सवाल पूछने का मौका मिलता है जो आमतौर पर सोसाइटी में कई बार नहीं भी पूछे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रोहित हैं। सर, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। मैं आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को कि आप सीनियर आईवीएफ प्रैक्टिशनर हैं, नोवा आईवीएफ के साथ में जुड़े हुए हैं कोलकाता शहर में। एंड आई एम श्योर सर, अभी जितनी अवेयरनेस बढ़ी है, मेरा पहला सवाल ये है, आपको लगता है कि क्या वो इनफ है या अभी भी फर्टिलिटी के बारे में, मेल फर्टिलिटी के बारे में लोगों को और खुल के बात करना चाहिए और अवेयरनेस बढ़नी चाहिए? थैंक यू सुदर्शन फॉर हैविंग मी। बहुत सही और पहला सवाल जो आपने पूछा, बिल्कुल सटीक प्रश्न आपने करा है। सी बेसिकली ऐसा है कि इनफर्टिलिटी इज अफेक्टिंग ओनली अबाउट 15-16% कपल्स। तो वैसे देखा जाए तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, क्योंकि बाकी और कैंसर बोलिए, थायराइड का प्रॉब्लम बोलिए, डायबिटीज बोलिए, ये सब काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जी जी। बट ये अफेक्ट करता है किनको? जो यंग लोग हैं, जो प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, उनको अफेक्ट करता है जी। और फिर चूंकि शर्म की वजह से ये लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करते, इसलिए काफ़ी हद तक हिडन रह जाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि हम इसके बारे में चर्चा इतनी करें और इतनी बार बार करें कि ये आम बात हो जाए, ताकि जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं, जिन पे ये प्रॉब्लम है, वो कम से कम सामने आ पाए और इस बारे में हमसे डिटेल्स में बात कर पाए। तो इन चीजों में आप लोगों का जो एफर्ट है, या जो योगदान आप दे रहे हैं जी, वो सचमुच तारीफ के काबिल है, क्योंकि यू आर हेल्पिंग अस रीच आउट टू पोटेंशियल पीपल हु कैन बेनिफिट फ्रॉम ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच सर। और अभी भी सर हमने देखा है कि इनफैक्ट पॉपुलर कल्चर में भी मूवीज में कितना दिखाया जाता था कि इनफर्टिलिटी को महिलाओं से जोड़ के पहले देखा जाता है, उनके लिए स्लैंग्स भी काम में लिए जाने लगे और ये सारी चीज़ें भी थी उस ज़माने में। थैंकफुली चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन अभी भी इनफर्टिलिटी को कितने लोग आपके डेटा के हिसाब से, जो आपका खुद का डेटा है, जो आप अपनी आंखों से विटनेस करते हैं, अपने कॉलीग से बात करते हुए महसूस करते हैं कि अभी भी कितने % लोग फीमेल फर्स्ट माइंडसेट से ही आते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए? देखो, इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन ये है कि प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, वो कई लोग समझते नहीं हैं जी। और बच्चा होने से या प्रेग्नेंट होने से आम बात है कि हम ऑब्स्टेटिशियन को कंसल्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ऑब्स्टेटिशियन जो है वो फीमेल पार्टनर यानी कि औरत की टेक केयर करती है। तो बच्चा नहीं होना भी बच्चा के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड ऐसा माना जाता है, और इसलिए हम अभी भी ऑब्स्टेटिशियन के पास ही सबसे पहले ये प्रॉब्लम लेके पहुंचते हैं जी। और अगेन ऑब्स्टेटिशियन इज अ फीमेल पार्टनर एक्सपर्ट। तो जो इवैल्यूएशन, जो टेस्टिंग वगैरह होता है, वो भी फीमेल पार्टनर का ही फर्स्ट में होता है जी। तो ये केवल पेशेंट्स तक सीमित नहीं है। इवन इन एजुकेटेड क्लासेस एंड सोसाइटीज इट इज अज्यूम्ड कि बच्चा नहीं होने का मतलब है कि औरत में ही कहीं ना कहीं कोई खोट है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड वेरी पर्पसली सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज द माइंडसेट दैट वी हैव अनफॉर्चुनेटली इन द 21st सेंचुरी आल्सो। राइट सर, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जिनसे आप डील करते होंगे और आप अपनी पूरी फर्टिलिटी जो फ्रेटर्निटी है उसमें बातचीत करते होंगे, आपके कॉलीग से बातचीत करते होंगे, क्या कॉमन मिथ्स निकल के आते हैं जो आपने सबसे ज्यादा पाए कि यार लोग इस माइंडसेट के साथ आते हैं, ये मिथ है बहुत बड़ा? देखो, पुरुषों के बारे में तो एक ही मिथ है और वो बहुत साफ दिखता है, झलकता है कि डॉक्टर, अगर हमें साथ रहने में या सेक्स करने में दिक्कत नहीं है तो फिर हमें टेस्ट क्यों कराना? जी। तो हम बोल बोल के थक जाते हैं कि नहीं, सेक्स करने की काबिलियत अलग चीज है और स्पर्म की क्वालिटी अलग चीज है जी। लेकिन ये सबसे बड़ी मिथ जो है, हम कह सकते हैं कि पुरुषों के क्षेत्र में हम ये देख पाते हैं। जी। क्या की पैरामीटर्स हैं जो कि एसेस किए जाते हैं अगर आप मेल फर्टिलिटी इवैल्यूएट कर रहे हैं तो? ओके, सो बेसिकली द मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग द स्पर्म into the right place and his sperms have to be at good quality. तो हम केवल दो ही चीज समझना होता है कि is he capable of having sex with his partners और उनका स्पर्म क्वालिटी कैसा है। तो हम सीमेन एनालिसिस बोल के एक टेस्ट कैरी आउट करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है। कोई ब्लड नहीं सैंपल लेना पड़ता, कोई दर्द वाला चक्कर नहीं है, पेशेंट कभी भी आके सैंपल हमें दे सकता है जी। तो इसी से दिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ मेल इवैल्यूएशन। इसी से ही हमें पुरुष के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जी। सर, एक नया टर्म है जिसका नाम है स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्टिंग। अब ये क्या चीज है, पहले मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस को आप उसके बारे में समझाएं और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इसके बारे में भी। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने करी। तो हम आज तक जो है सीमेन एनालिसिस जब करते थे
तो सीमेन यानी कि लिक्विड जिसमें स्पर्म्स होते हैं, उनको इवेल्युएट करते थे कि कितने हैं और कैसे देखने में है। उससे एक अंदाज हमें लग जाता था कि स्पर्म क्वालिटी कैसी हो सकती है। बावजूद इसके कई बार हमें समझ नहीं आता था कि कपल को प्रेगनेंसी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारे आंखों देखे के हिसाब से स्पर्म की क्वालिटी ठीक होती थी। जी। अब हमें समझ में आया है कि कई बार ये स्पर्म्स जो है वो अंदरूनी रूप से डैमेज्ड होते हैं, यानी उनका डीएनए डैमेज हो सकता है। जी। और उसका पता लगाने का एक ही तरीका है, अगर हम इन स्पर्म्स का डीएनए फ्रेगमेंटेशन चेक करें। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन इज लाइक द एक्सरे ऑफ अ स्पर्म, जिससे आपकी स्पर्म की भीतरी हालत के बारे में पता चल जाता है, जिससे आपकी स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी के बारे में डिटेल्स में और आइडिया लग जाती है। जी सर, एक तो आप स्पर्म टेस्ट जो पहले करते थे और अब आप ये कह रहे हैं डीएनए, तो क्या पॉसिबल है अच्छी लाइफस्टाइल के साथ में, अच्छे फूड्स के साथ में, अच्छे सप्लीमेंट्स के साथ में दोनों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाना? देखो, मैं आज पुरुष के बारे में अगर बात करूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि पुरुष जो है, ही इज अ शाई एनिमल, बहुत शर्मिला इंसान है। वो मानना ही नहीं चाहता कि उसकी वजह से बच्चा नहीं आ रहा। जी जी। तो वो ज्यादातर केसेस में डॉक्टर को दिखाता नहीं है, अगर डॉक्टर को दिखा भी ले तो इलाज नहीं कराता। तो इन्हीं कारणों से आज की तारीख में पुरुषों का जो साइंस है, एंड्रोलॉजी, वो इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कि औरतों के केस में साइंस डेवलप हो चुका है। जी जी। फिर भी इतना तो हमें पता है कि ओबेसिटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि काम नहीं करना, मतलब एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना, इन सब कारणों से स्पर्म क्वालिटी खराब होती है। ओबेसिटी भी शायद? ओबेसिटी इज अ वेरी बिग फैक्टर। मधुमेह, डायबिटीज की वजह से भी स्पर्म क्वालिटी खराब होती है। जी जी। तो इन चीजों को अगर सुधारा जाए तो ऑटोमेटिकली स्पर्म क्वालिटी में फर्क आता है। जी। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है जेनेटिक और एनवायरमेंटल, जिसको आज हम अभी तक उतना समझ नहीं पाए हैं। इसलिए इसका उस तरीके से देखा जाए तो कोई इलाज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जी जी, काफी आपने अच्छे से इस पॉइंट को आगे रखा सर। सर, आपका जो सेंटर है, 50 से ज्यादा कंट्रीज के लोग वहां पे आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, आपसे कंसल्टेशन लेते हैं, और ऐसा कहा जाता है आपके सेंटर के बारे में कि वर्ल्ड क्लास फर्टिलिटी और हेल्थ केयर सर्विस है। अब इतना आपको जब ग्लोबल एक्सपोजर है और आप डिफरेंट मेल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट सैंपल्स आप लोगों के पास है, तो आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है पूरी दुनिया भर में लोगों के प्रॉब्लम्स को लेकर और लोगों की चीजों के अप्रोच को लेकर, दोनों तरह से? तो दो चीजें तो जाहिर है, बहुत क्लियरली दिखता है जी कि आप किसी भी देश के किसी भी कोने से हों, बच्चा ना होना, उसकी जो पीड़ा है वो एक समान है। जी। ऐसा नहीं कि हम भारतीयों को बच्चा बहुत पसंद है, कोई भी देश से कोई भी दंपति आए, बच्चा ना होने की पीड़ा सबकी एक जैसी होती है। सो दिस इज वन पॉइंट आई लाइक टू पॉइंट आउट। भावनाएं सेम है पूरे विश्व में। इट इज द सेम, पीपल आर सफर फ्रॉम द इमोशनल ट्रॉमा एवरीवेयर इक्वली। जी। और दूसरा ये है कि मैंने ये देखा है कि पुरुष हर जगह ही थोड़े पिछड़े हैं। उनको इलाज करवाने में, खुद का इवैल्यूएशन करवाने में एक झिझक है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उनके मर्दानगी पे कमेंट है। तो आप लोगों के एफर्ट से ये काफी हद तक दिस हैज बीन सॉल्व्ड। लोगों को समझ में आया कि ये भी एक बीमारी की तरह ही है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी हमने देखा है कि ये हर देश में ही कमोबेश है। पुरुष हर जगह ही थोड़े शर्मीले होते हैं और उनको अपने इलाज के बारे में बात करने में झिझक आती है। जी सर, एक चीज और, एक अभी रिसेंट में सर्वे पढ़ रहा था और ये अभी मुझसे आपसे बातचीत करते हुए मुझे दिमाग में आया, क्योंकि बहुत सारे आजकल पुरुषों ने और महिलाओं ने भी डिसाइड किया है कि वो आगे चल के शायद बच्चे नहीं करना चाहते हैं, उनके अपनी लाइफ के खुद के डिसीजंस हैं। तो सर, ऐसे केस में मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे कपल्स जो हैं वो लेट डिसाइड करते हैं कि नाउ वी वांट टू हैव अ चाइल्ड, और फिर ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस ऐसे भी हैं कि यार बहुत सारी चीज़ों के इलाज नहीं है और आज तक काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में खोज ही नहीं हो पाई है। आई वोंट बी एबल टू फिगर आउट कि क्या मेरा बच्चा हेल्दी होगा या नहीं होगा, तो इट्स बेटर नॉट टू हैव ए चाइल्ड। तो क्या कितनी सारी चीज़ें एक्चुअली पहले प्रिडिक्ट की जा सकती है बिफोर दे प्लान अ चाइल्ड? ऐसी हेजिटेशन वाले लोग आपके पास भी आते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो नए जमाने का एक तौर तरीका ही है। एज पीपल आर मैच्योरिंग, ग्रोइंग, इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि अब दोनों ही पुरुष स्त्रियां दोनों ही खुद नौकरियां करते हैं, दे अर्न देयर ओन मनी, उनके डिसीजंस भी अब खुद के ही हो रहे हैं। ज्यादातर केस में हमें ये देख रहे हैं कि दे आर गेटिंग मैरिड लिटिल लेट। द सेटलिंग डाउन जो वर्ड यूज करते हैं, दे आर सेटलिंग डाउन, अपना फ्लैट खरीदा, गाड़ी खरीदी, फिर उन्होंने बच्चे के बारे में सोचना शुरू करते हैं। उसके पहले वो एज सच इतना नहीं सोचते कि हमें बच्चा चाहिए या अभी चाहिए। जी। तब तक
काफी हद तक औरतों में देरी हो चुकी होती है, क्योंकि उनका एक बायोलॉजिकल क्लॉक टिक कर रहा होता है कि उनके अंडे की क्वांटिटी क्वालिटी दोनों ही एज के साथ कम होती जाती है, जिसका आज की तारीख में मेडिकल कोई उपाय है नहीं जी। इसलिए हमारा एडवाइस बोलिए या सजेशन यही रहता है कि आप अगर आज की तारीख में बच्चा ना भी लेना चाहें, आप अपनी एक क्वांटिटी का टेस्ट करा के देख लें कि आपके पास समय कितना है जी। और कल अगर आपको लगता है कि देयर कुड बी अ चेंज इन माइंड, यू कैन फ्रीज योर एग्स टुडे इटसेल्फ, ताकि इन फ्रोजन एग्स के साथ आप बाद में काम कर सकें। जी। जहां तक पुरुष के बात हम करें, पुरुष के साथ वो आराम है कि उनकी स्पर्म की क्वालिटी कई दिनों तक ठीक रहती है और काफी उम्र तक वो बच्चा पैदा कर सकते हैं अपने स्पर्म से। जी। तो भी इट मेक्स सेंस फॉर मोस्ट मेन टू इवैल्यूएट देयर सीमेन बिफोर दे आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, सो दैट दे आर बेटर इन्फॉर्म्ड। इसके अलावा जैसे हमारे देश में थैलेसीमिया की बीमारी है, तो हम यही चाहेंगे कि शादीशुदा जो दंपति सोच रहे हैं अब शादी में जाना चाहते हैं, वो अपने आप को कम से कम थैलेसीमिया जैसे टेस्ट करवा ले, ताकि आपस में कोई जेनेटिक डिजीज का रिस्क कम रहे। जी। बट एज यू सेड वेरी करेक्टली, हमारे साथ कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें फीमेल इवैल्यूएशन मेल इवैल्यूएशन दोनों ही अगर हम शादी के पहले कर लें तो काफी हद तक हम इत्मीनान में रह सकते हैं कि बाद में हमें जो बच्चा होगा वो स्वस्थ होगा। जी सर, जो कैंपेन है जैसे जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट हिम, आपको लगता है कि इस तरह के जो कैंपेन्स हैं, इस तरह की जो बातें हैं, लोगों में एक्सेप्टेंस को और बढ़ावा देती है? एब्सोल्युटली, इट इज सच अ वंडरफुल इनिशिएटिव। ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये काफी हद तक लोगों को आपस में बात करने और हमसे खुल के बात करने के लिए प्रोत्साहन देता है। जी। तो वी शुड ऑलवेज एनकरेज सच कैंपेन्स बिकॉज दे इवेंचुअली हेल्प टू अचीव अ हेल्दी सोसाइटी, व्हिच इज व्हाट वी ऑल वांट। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि वो भी पुरुष जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो जो महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही हैं और अपने पार्टनर्स को आपका वीडियो दिखाना चाहती हैं, उनको बताना चाहती हैं आपसे सुन के, जो फियर, शेम और मिस इन्फॉर्मेशन के चलते मिसगाइड भी हैं, उनको अपनी तरफ से आप क्या एंड में मैसेज देना चाहेंगे? वेरी सिंपल, इन 21st सेंचुरी, आज की 21वीं सदी में, कोई भी बीमारी को बीमारी ही समझें और ये जान के रखें कि साइंस ने हर बीमारी का काफी हद तक इलाज कर दिया है, सलूशन ला दिया है। इसको जितनी जल्दी हम पकड़ पाए या डिटेक्ट कर पाए, उतनी जल्दी हम इसका इलाज कर पाएंगे। और जिसको जो चाहिए, अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसके लिए भी उसका उपाय संभव है, और अगर कोई आज बच्चा नहीं चाहता है लेकिन फ्यूचर के लिए ऑप्शंस खुले रखना चाहता है, तो उसका उपाय भी आज की तारीख में संभव है। लेकिन खुलिए, मिलिए, बात कीजिए, तभी बात बनेगी। सर, अक्सर हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जब बहुत खुलकर बात करते हैं और बहुत पेशेंटली हमारी चीज़ों का जवाब देते हैं, तो मरीज़ उसी रूम से, उसी चेयर से ठीक होना शुरू कर देता है। आई एम श्योर कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं सर, आप अपने पेशेंट के साथ इसी तरह से बात करते होंगे। तो वाकई में आई कैन टोटली इमेजिन कि आपके पास जो भी आता होगा वो बहुत ही अच्छे माइंडसेट से वापस जाता होगा, एंड दैट टू फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट वॉज अ वेरी एनलाइटिंग कॉन्वर्जेशन फॉर मी एज वेल। सो थैंक यू सो मच, हमारी ऑडियंस के बिहाफ से और मेरी बिहाफ से भी। थैंक यू सो मच सर। माई प्लेजर, थैंक यू।